नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इजी ज्योग्राफी में। आज का जो हमारा पहला एजुकेशनल वीडियो रहेगा वो है कक्षा 12वीं का विषय रहेगा भूगोल, और इसमें हम हमारा पहला पार्ट ले रहे हैं मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। आज का जो इस वीडियो है इसमें हम पूरे लेसन को 3 पार्ट्स में बांटेंगे, और आज का हमारा जो लेसन रहेगा वो सिर्फ पहले पार्ट से रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि भूगोल जो शब्द है, ज्योग्राफी जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा से लिया गया है, ज्योग्राफिया वर्ड से, और जियो का यहाँ अर्थ है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफिया मीन्स है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ है। विस्तृत अर्थों में अगर देखा जाए तो भूगोल जो शब्द है या भूगोल जो विषय है वो पृथ्वी का अध्ययन करता है, और पृथ्वी पर जो मानव के क्रियाकलाप है उनका अध्ययन करता है, यानी मानव के अध्ययन के साथ साथ उन सभी तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है जो मानव पर प्रभाव डालते हैं। भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले विद्वान की अगर बात करें तो यूनान के विद्वान थे एरिस्टोथेनीस, जिन्होंने सबसे पहले भूगोल विषय का भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, और इन्हीं को भूगोल का पिता कहा जाता है। इससे आगे बढ़े तो देखिए, हमारी जो पृथ्वी है इसको हम 2 घटकों में बांटने की बात करते हैं। पहला घटक है जो प्राकृतिक भौतिक कारक है, जो प्रकृति ने बनाए हैं, जिनका अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं, और दूसरे कारक है मानव और समस्त जीव जंतु, जिन्हें हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल में या प्राकृतिक भूगोल में प्रकृति के वे तत्व शामिल हैं जैसे स्थल भाग है, जल भाग है, पर्वत, पठार, मैदान, भू आकृतियां हैं, उनका निर्माण करने वाले अनेक कारक हैं, उनका वितरण, वायुमंडल, जलवायु से जुड़ी अनेक दशाएं, वनस्पति, भूमि के अंदर होने वाली बहुत सी गतिविधियां, ये सारी चीजें हैं हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? मानव और प्राकृतिक वातावरण के जो संबंध है आपस में, उनको हम पढ़ते हैं। मानव के जो क्रियाकलाप हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, जनसंख्या, उसका वितरण, परिवहन, व्यापार आदि सभी, इनका वितरण, इन पर प्रभाव डालने वाले कारक, प्रभाव, इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इससे आगे अगर हम देखें मानव भूगोल की परिभाषाएं, तो बहुत से विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। हम बात करते हैं रेटजल, जिन्हें मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम मनुष्य, उनके बनाए हुए समाज और धरातल के जितने भी प्राकृतिक तत्व है उनके संबंधों का अध्ययन करते हैं। रेटजल की शिष्या कुमारी एलन सैंपल थी अमेरिका से। इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किस प्रकार से किया है? मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर का यहाँ अर्थ है ऐसी पृथ्वी जिसपे परिवर्तन होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, और क्रियाशील मानव, यानी लगातार मानव क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति में बदलाव करता रहता है। उन दोनों के बीच जो संबंध है और उन संबंधों का हम अध्ययन करते हैं, और ये संबंध कैसे हैं? परिवर्तनशील, यानी कभी प्रकृति शक्तिशाली रहती है, कभी मानव शक्तिशाली रहता है। तो इस प्रकार से कुमारी एलन सैंपल ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इससे आगे अगर हम नजर डालें मानव भूगोल की प्रकृति, यानी मानव भूगोल का स्वभाव कैसा है, ये किस प्रकार से समाज के साथ डील करता है, तो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत हम मानव के द्वारा बनाए गए सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की भौतिक पर्यावरण के साथ, यानी मानव ने जो पर्यावरण बनाया है और प्रकृति ने जो पर्यावरण दिया है, जो तत्व हमने अभी पढ़े थे, उनके बीच होने वाली क्रिया का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा भौतिक पर्यावरण द्वारा दिए गए संसाधन है, भौतिक पर्यावरण ने हमें जल, वायु, पृथ्वी, ऐसे बहुत से तत्व दिए हैं, भू आकृतियां दी है, वनस्पति दी है, खनिज दी है, इनका प्रयोग मानव करता है, और मानव इनका प्रयोग करके गांव, नहर, सड़कें, रेल मार्ग, उद्योग, दैनिक जीवन की अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाता है, यानी मानव भौतिक पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि भौतिक पर्यावरण में मनुष्य ने बहुत बदलाव कर दिए हैं, उसने बहुत चेंज किए हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन प्रकृति ने भी मानव जीवन पर अनेक प्रकार से प्रभाव डाला है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ बराबर चलते रहते हैं। आगे बात करें मानव का प्राकृतिकरण यानी पर्यावरण निश्चयवाद। अभी हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य ने बहुत से बदलाव किए और प्रकृति ने भी बहुत बदलाव किए हैं, लेकिन ये समय समय के साथ चलता है। जो प्रारंभिक समय था मानव भूगोल का, उस समय की अगर हम बात करें तो क्या कहता है कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, तकनीक जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी समाज के सामाजिक विकास के सत्र को सूचित करती है। यानी पुराने समय में मनुष्य आदिमानव के रूप में रहता था,
तो उस समय प्रौद्योगिकी नीमत थी, उस प्रौद्योगिकी में मानव बहुत ज्यादा विकास नहीं कर पाया था। लेकिन जितना उसने धीरे धीरे विकास किया, जिस तरीके से हम बात करें अग्नि की खोज और दूसरी हम बात करें तीव्र गति से चलने वाले यान की खोज, इनकी खोज कैसे की, तो ये जो तकनीक मनुष्य ने विकसित की थी वो उसने प्रकृति को देखकर ही, प्रकृति में उसने देखा पंखों को, पक्षियों को उड़ते हुए तो उसने वायुयान चलाने की बात की, प्रकृति में उसने देखा उष्मा घर्षण को, पत्थर के रगड़ने को, तो उसने अग्नि की खोज कर ली। यानी प्रकृति ने मनुष्य को मार्ग दिखाया। आगे हम बात करें तो क्या कहता है कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी बनाना चाहते हो तो आपको पहले प्रकृति को समझना होगा। जब तक आप प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रौद्योगिकी विकसित नहीं कर पाएंगे। यानी निश्चयवाद ये कहता है कि अगर आप प्रकृति को पूरी तरीके से समझ लेते हैं तो आप बदलाव कर पाते हैं, अगर आप प्रकृति को नहीं समझेंगे तो आप टेक्नोलॉजी उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए पर्यावरण निश्चयवाद में क्या कहता है, जो शुरू की अवस्थाएं थी उसमें प्रकृति ने मनुष्य पर प्रभाव डाला। क्यों डाला? क्योंकि उस समय प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो बिल्कुल नीमन था, मनुष्य के पास सोच समझ इतनी ज्यादा नहीं थी। दूसरा, विकास की अवस्था भी आदिम थी, यानी मनुष्य आदि मानव की तरह जीवन जीता था। इसलिए इस पूरी घटना को पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया गया। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि मनुष्य प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था और उसकी प्रशंसा से भयभीत था। इसलिए मनुष्य का पूरा जीवन है वो प्रकृति के द्वारा निश्चित किया गया था, इसलिए इसे पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया गया। धीरे धीरे बदलाव हुए और नई धारणा आई, प्रकृति को मनुष्य ने अपनी तरीके से बदला, जिसे संभववाद का नाम दिया गया। क्यों किया गया इसको समझें। समय के साथ साथ पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को मनुष्य समझने लगा। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ साथ मनुष्य ने केवल प्रौद्योगिकी नहीं, सक्षम प्रौद्योगिकी यानी ऐसी प्रौद्योगिकी जो प्रकृति को अपने काबू में कर पाए उसका विकास कर दिया। इसके साथ साथ मनुष्य ने क्या किया कि जितने सांस्कृतिक भूदृश्य दिखाई देते थे उनको अपनी इच्छा के अनुसार उनमें बदलाव कर दिया। जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहां विश्राम स्थल बना दिए, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उसने चारागाह बना दिए, बंदरगाह बना दिए। इस प्रकार से उसने बदलाव कर दिया, यानी अब मनुष्य प्रकृति का गुलाम नहीं रहा। तो इस धारणा को कहा गया संभववाद। इसके अंतर्गत कहा गया कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मनुष्य उसमें संभावनाओं की तलाश करता है और धीरे धीरे वो प्रकृति में बदलाव करता जाता है। तो ये विचारधारा थी संभववाद। आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, इसमें हमने भूगोल विषय के दो जो मुख्य घटक है, प्राकृतिक और मानवीय घटक, उनके बारे में, भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की परिभाषा, और उसमें जो शुरुआती दो धारणाएं थी पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद हमने समझा। इससे आगे के जो हमारे टॉपिक रहते हैं वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जारी करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।